है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उन्होंने वो पढ़ रखा है। और होता क्या है कि जब आप पहले किसी टीचर से पढ़े हुए हो, सारे आकाश की फैकल्टी हैं, तो सब अपने हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। कोई मतलब बेसिक कहानी तो सेम ही रहता है, एनसीईआरटी वाला तो सेम ही रहता है, पर कंटेंट थोड़ा बहुत जरूर अलग रहता है। 10% अलग रहता है। 10% हो सकता है कुछ वो ज्यादा पढ़ाएं, हो सकता है कुछ मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है मैं उन लोगों से कम ही पढ़ा रहा हूँ, ये भी हो सकता है। पर सीन ये है कि अब उसकी वजह से आप अपने ओरिजिनल ओरिजिनल नोट्स को खराब नहीं कीजिए। मान लीजिए कि आपको उन्होंने पढ़ाया है कोई चीज, और वो आपने लिख के रखा है, नोट्स बना के रखा है। जरूरत नहीं है उसमें किसी चीज को ऐड करने की, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ाया होगा तो आपने क्वेश्चन भी बनाया होगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो बस आप उसको एज इट इज रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात अच्छी है, मेरी जरूरत की है, तभी उसको पुट कीजिए। सारी चीजों को नहीं शामिल कीजिए, इससे फिर आप परेशान हो जाइएगा, झूठ मूठ का आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो बेवजह उस चीज को लेके पैनिक नहीं होइए कि अब देखो, उन्होंने भी पढ़ाया होगा तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ा दिया होगा या कम पढ़ा दिया होगा। जितना उन्होंने पढ़ाया होगा वो सफिशियंट पढ़ाया होगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी सफिशियंट है, इनफैक्ट मोर देन सफिशियंट है। तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रीवियस टीचर के ही नोट्स को फॉलो कीजिए तब तक, जब तक कि मैं नए टॉपिक में, आपके आगे के टॉपिक में एंटर नहीं कर जाता हूँ, तब वापस मेरे नोट्स को आप फॉलो कीजिए। उससे पहले क्यों ही परेशान होइएगा आप झूठ मूठ का। क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस पढ़ा रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन खत्म ही हो गया था, है ना? चलिए आगे पढ़ाते यस हैं। सर। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके आगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस में कुछ लिखवाने की जरूरत है या देख के पता चल जाएगा? पता चल हम्म, रहा है सर। देख के पता चल रहा है ना। अब फिर क्या ही उसको लिखवाना जब पता चल ही जा रहा है तो। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं देख लूँ क्या पढ़ाना, टॉपिक कौन सा है। प्रोबेबली प्रोटीन डाइजेशन होगा, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस के बाद नहीं। चलिए फैट डाइजेशन पढ़ लेते हैं। देखो, आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है समाप्त। देखो, मैं एनसीईआरटी से ही फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ाऊंगा, मतलब थीम एनसीईआरटी का रहेगा। हो सकता है 2-4% एक्स्ट्रा बात भी मैं बताऊं, पर आपका थीम बेसिकली एनसीईआरटी का ही रहेगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, फैट का डाइजेशन। आप फैट जब खाओगे तो बिल्कुल जैसे, अच्छा, अब फैट में सबसे जो कॉम्प्लेक्स फैट होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है फैट का, उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, याद है? जो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यस सर। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड होता है। तो लेट्स बिगिन, क्योंकि देखो सिंपल चीजों को तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, जो आप कॉम्प्लेक्स खा रहे हो उसको तोड़ने की जरूरत है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले इन ओरल कैविटी। इन ओरल कैविटी कहोगे, ध्यान दीजिएगा, आपकी ओरल कैविटी में लाइपेज है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे है जरूर लाइपेज, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नो लाइपेज। अगर लाइपेज नहीं है, देयर फोर नो फैट डाइजेशन। आप मेरे ही चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन सर आपने तो लिखवाया था कि कुछ लाइपेज होते हैं, वेरी फ्यू लाइपेज, वेरी फ्यू लाइपेज, और उस लाइपेज का नाम भी मैंने बताया था, वेरी फ्यू लिंगुअल लाइपेज। याद है मैंने कहा था बहुत थोड़ा सा लाइपेज होता है। यस सर। तो वो फैट को डाइजेशन कर, डाइजेस्ट, एक तो फैट जो है ना काफी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, उसके डाइजेशन में टाइम लगता है, और माउथ में आप खाना ज्यादा देर तक रखते भी नहीं हो, ऊपर से एंजाइम भी कम है, तो माउथ में डाइजेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है फैट का। चलिए आप ही की तरफ टर्न कर जाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, मतलब थोड़ा सा फील आएगा। एक्चुअली क्या है ना, सिटिंग प्रॉब्लम हो गई है। अब सुबह में ऑफलाइन बैचेस लग रहे हैं, तो हमें क्लासरूम से हट, मतलब जाके स्टाफ रूम में हमें बैठना पड़ता है, और कुछ चेयर्स वगैरह हटा दिए गए हैं। पहले क्या था, चेयर वगैरह रहता था क्लासरूम में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट उससे कोई बात नहीं है। स्टमक में आ जाइए। कह रहा है सर आपके स्टमक में भी बहुत कम लाइपेज होता है। कौन सा लाइपेज होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज, याद है पढ़ाया था? यस वेरी वेरी फ्यू गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन जानते हैं ये लाइपेज जो है ना, ठीक है होता है, फैट जाएगा लेकिन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये HCl से सेंसिटिव होता है। आपके स्टमक में एसिड होता है और उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट सेंसिटिव टू HCl, सो डिस्ट्रॉयड। मतलब आपने यहां से क्या सीखा? सीखा ये कि सर इस हिसाब से तो हमारे ना माउथ में डाइजेशन हो रहा है, ना फिर, बोलो, स्टोमैक में।
अब आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले होता है डिवोडेनम, और आपके डिवोडेनम में पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल भी आ रहा है, प्लस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जूस है। यहां से कहानी शुरू हो जाती है सबसे पहले बाइल की। क्यों बाइल की? क्योंकि बाइल का बड़ा सिग्निफिकेंट डाइजेशन में रोल है, डाइजेस्ट नहीं करता है लेकिन डाइजेशन में रोल है, और वो रोल आप पहले से जानते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ बाइल जूस। बड़े ध्यान से समझिएगा, बाइल जूस क्या करता है। बाइल जूस क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था डाइजेस्ट तो नहीं करता है, बस ट्राइग्लिसराइड को, इनफैक्ट बड़े ट्राइग्लिसराइड को, जो लार्ज ट्राइग्लिसराइड होते हैं, मैंने बताया था उस पे आपके जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बताइए तो? याद है? स्मॉल ट्राइग्लिसराइड में, जिनको आप इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड कह रहे थे, याद है? यस सर। इमल्सिफिकेशन, दैट वाज नाइट। मैंने कहा था ट्राइग्लिसराइड लिपिड लिपिड ही रहेगा, ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड ही रहेगा, बस उसका इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब जानते हैं आप। तो दिस वाज द रोल ऑफ बाइल, दिस वाज द रोल ऑफ बाइल। इसके बाद बाइल से जब उसको मुक्ति मिलेगा तो उसके ऊपर काम करेगा आपका पैंक्रिएटिक जूस। अब पैंक्रिएटिक जूस में चले आइए। पैंक्रिएटिक जूस का कहानी ये है, ध्यान से समझिएगा, कि आपका जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इसके ऊपर काम करेगा कौन? तो पैंक्रिएटिक लाइपेज। कौन काम करेगा? तीन तीन लाइपेज होते हैं, लिंगुअल, गैस्ट्रिक और पैंक्रिएटिक। पहले दो तो काम नहीं करते हैं। इसी पैंक्रिएटिक लाइपेज का एक और नाम था, स्टीएप्सिन नाम था, याद है? अच्छा, यस एक सर। बात जानते हैं, इस लाइपेज को कोई कोई एक्टिवेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन एक्टिवेट करता है इस पैंक्रिएटिक लाइपेज को? तो आपका बाइल जूस ही एक्टिवेट करता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब ट्राइग्लिसराइड को आप तोड़िएगा तो वो टूट जाता है डाइग्लिसराइड एंड, जो कई बार मोनो में भी टूट जाता है, एंड मोनोग्लिसराइड। हम तब तक तोड़ेंगे जब तक इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमें नजर ना आ जाए। और इसके बाद इन डाई और मोनो पे काम करेगा आपका सक्कस एंटेरिकस, एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। आप जानते हैं इंटेस्टाइनल जूस में सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका अब कौन सा पहुंचा, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। और इंटेस्टाइनल जूस में आपका कौन सा लाइपेज है? बोलिए तो, इंटेस्टाइनल लाइपेज है, याद है? कॉम्पोजिशन यस में सर। मैंने पढ़ाया यस है, सर। रिवीजन करके आने के लिए बोला भी है। अच्छा, मोनोग्लिसराइड को, डाइग्लिसराइड को अगर तोड़ोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलेगा, बोलो तो। यस सर। यस बस सर। हो गया। तो तब तक तोड़ेंगे जब तक कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ना मिल जाए। दिस वाज ऑल अबाउट द फैट डाइजेशन। बस इतना ही है फैट का डाइजेशन, और कुछ नहीं है। क्लियर? इसमें फैट के डाइजेशन में एक बात याद रखना है कि माउथ में नहीं होता है, स्टमक में नहीं होता है। दूसरी बात याद रखना है कि हाँ, बाइल का रोल होता है, वो इमल्सिफिकेशन करता है। तीसरी बात, जो हमारा पैंक्रिएटिक लाइपेज है उसको एक्टिवेट कौन करता है? बाइल। बाइल एक्टिवेट करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन का डाइजेशन। चलिए, लेट्स बिगिन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सर। हाँ बोलो। सर बाइल का सर इंटेस्टाइनल लाइपेज पे मतलब उसको एक्टिवेट नहीं करता है? बाइल पैंक्रिएटिक लाइपेज को एक्टिवेट करता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज को भी तुम कह सकते हो एक्टिवेट करता है, क्योंकि बाइल जूस तो तुम्हारे इंटेस्टाइन में ही सिक्रीट हो रहा है। लेकिन जो यस सर। एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि पैंक्रिएटिक लाइपेज लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा ना कि सिर्फ एनसीईआरटी वाली बातों को ही हम बता रहे हैं, ना ओके। एक्स्ट्रा ना कहीं का, बस लिमिट करके। तो वहीं से क्वेश्चन जो लिखा है एनसीईआरटी में वहीं पूछेगा। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन। पहले तो शॉर्टकट में प्रोटीन डाइजेशन समझिए। प्रोटीन मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एन और ये सी यही है ना प्रोटीन? बोलिए तो, प्रोटीन क्या होता है? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड होता है, मैंने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया है। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड बोले तो इसमें बीच में जगह जगह पे अमाइनो 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 ऐसे होंगे, अमाइनो एसिड्स, बोलो। यस सर। यस सर। सुनो, यस सर। तुम प्रोटीन खाओगे ना, सुनो, तो प्रोटीन खाओगे, अभी शॉर्टकट में समझो फिर डिटेल इसको समझाते हैं, क्योंकि बार बार तुम परेशान होगे इसमें। जब तुम प्रोटीन खाते हो
तो होता क्या है कि माउथ में जाता है, माउथ में डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि एंजाइम ही नहीं है प्रोटीन का। स्टमक में जाता है तो है एंजाइम। तुम्हारे स्टमक में एक बड़ा फेमस एंजाइम है, बड़े ध्यान से समझना, उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जैसे मान लो पेप्सिन एक कैंची है, मान लो एक पेप्सिन एंजाइम है, मतलब एक कैंची है, काट रहा है, ये इसको जहां तहां से काट देता है, जहां तहां से काट देता है, कहीं कहीं से काट देता है। अब काट देता है तो ये जो बड़ा सा चेन था ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। अच्छा, ये पूरी तरह से भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनको हम लोग कहते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड, या फिर उसी को कह लीजिए हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि कोई भी आपका एंजाइम हाइड्रोलाइटिक ही होता है, हाइड्रोलाइज्ड, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। और इनको एक खास नाम दिया जाता है, इनको हम लोग कहते हैं प्रोटियोजेज या फिर पेप्टॉन्स। पेप्टॉन्स। तो प्रोटीन को ये काट दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद इस प्रोटीन पे तुम्हारा पैंक्रिएटिक एंजाइम काम करता है। जब पैंक्रिएटिक एंजाइम काम करता है तो छोटा छोटा टुकड़ा है, शॉर्ट पेप्टाइड है, पार्शियली हाइड्रोपेप्टाइड, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कह लो या छोटा पेप्टाइड कह लो। बड़ा सा एक धागा था, उसको इसने काट दिया है। जब इस पे तुम्हारा पैंक्रिएटिक एंजाइम काम करता है तो ये टूट जाता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में टूट जाता है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से इसको क्या कहोगे, डाइपेप्टाइड कहोगे? बोलो तो, डाइपेप्टाइड कहोगे? यस सर। ठीक, यस डाइपेप्टाइड। सर। इस डाइपेप्टाइड पे बस, यहीं पे बस हो गया काम खत्म प्रोटीन के डाइजेशन को, इसी चीज को हम लिखेंगे। इस पे काम करता है इंटेस्टाइनल जूस का, जाके देखिए इंटेस्टाइनल जूस के लिस्ट में मैंने नाम लिखा होगा डाइपेप्टिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलिए तो? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज। तो वो किसमें इसको डाइपेप्टाइड को अलग अलग कर देगा, क्या मिलेगा तुमको बोलो तो? ये क्या मिल गया? अमाइनो एसिड मिल अमाइनो गया। अमाइनो एसिड। सुनो अब इस चीज को, ये एनसीईआरटी वर्जन है, ये एनसीईआरटी वर्जन, एक बड़ा सा प्रोटीन का चेन। जब उस पे पहली बार किसने काम किया जरा बताइए तो? पेप्सिन ने उसको छोटे छोटे चेन्स में बदल दिया, उनको हम लोग प्रोटियोजेस पेप्टॉन कह रहे हैं। उस पे पैंक्रिएटिक एंजाइम ने काम किया, उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। उस पे तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस ने काम किया, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। कोई तकलीफ? नो सर। बस इसी चीज को लिख देते नो हैं, सर। इसी चीज को लिख देते हैं। अब बीच में थोड़ा बहुत मिल्क के प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन का कहानी आएगा, लिखते चलते हैं। ये रफ है, ये रफ है। सबको समझ में आया ये बात? ये थीम रहेगा हमारा। यस सर। ठीक, सबसे पहले इन माउथ। माउथ में तो तीन ही एंजाइम है, उसमें से कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है, ना सलाइवरी एमाइलेज, ना लाइसोजाइम, ना लाइपेज, क्योंकि लाइपेज तो फैट को, सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। तो नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए स्टमक में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इन स्टमक, स्टमक में आते हैं। स्टमक का थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब स्टमक थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं। गैस्ट्रिक जूस, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है, हैव टू इनएक्टिव एंजाइम्स। आपके गैस्ट्रिक जूस में दो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, बताते हैं कौन कौन से इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये दो इनएक्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है पेप्सिनोजेन, दूसरे का नाम है प्रोरेनिन। बातें नहीं कीजिए, किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, ये देखिए। प्रोरेनिन कह रहा है सर ये जेन लगा है और प्रो लगा है, मैंने पहले ही बताया है जेन और प्रो है तो क्या है बोलिए तो? इनएक्टिव। इनएक्टिव। दोनों आपके आपके दोनों आपके स्टमक में सिक्रीट हो रहे हैं। स्टमक में आपका HCl है, HCl का पीएच होता है 1.8, उसी पीएच पे ये टक से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होके क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड फॉर्म इनका क्या कहलाता है? पेप्सिन कहलाता है। और क्या कहलाएगा बोलिए तो? रेनिन। 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 रेनिन कहलाएगा। ठीक, कह रहा है हो गया सर। लेकिन सर हमने कभी प्रो रेनिन का नाम नहीं सुना है, ये तो पहली बार आप सुना रहे हो। देखो प्रो रेनिन का नाम इसलिए नहीं सुना है क्योंकि ये एडल्ट मैमल में नहीं होता है, तुम्हारे स्टमक में नहीं है, तो फिर किसके स्टमक में है? देखो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, अटेंडेंस पेज लेने दो हमको, नहीं तो फिर वो लफड़ा करेगी बहुत ज्यादा। सुनते रहो तब तक हम बोलते हैं। देखो, तुम्हारे स्टमक में नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है ऐसे मैमल्स में, ऐसे मैमल्स में
जो मिल्क सकलिंग करते हैं। और मिल्क सकलिंग मैमल जानते हैं कौन होते हैं? जो माँ का दूध पीते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या ह्यूमंस हो। इनके बच्चे जो होते हैं ये होते हैं मिल्क सकलिंग। उन्हीं में ये एंजाइम पाया जाता है उनके स्टमक में। एडल्ट्स में ये एब्सेंट होता है। इसकी कहानी बताते हैं। फिलहाल मेरे को अटेंडेंस भेज लेने दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। पहले 3 चैप्टर ना बड़े बल्की हैं। इतने बल्की हैं कि पढ़ाने में इनमें टाइम लग जाता है बहुत। अगला चैप्टर छोटा है, ब्रीदिंग। एक सेकेंड। ठीक। अच्छा, प्रोरेनिन पे आते हैं। मैंने कहा कि ये सिर्फ नवजात बच्चों में पाया जाता है, नवजात मैमल्स में पाया जाता है। नवजात कहने का मतलब है जो मिल्क सकलिंग है। प्रेजेंट ओनली इन स्टमक ऑफ यंग मैमल। यंग मैमल, और खास करके, अरे भाई माइक ऑफ कर लीजिए ना, किसी के माइक में बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। इन्होंने भी ऑन रखा है। किनका माइक है ये? बड़ा गधा बच्चा सब है, सब क्या कहें। दिख भी नहीं रहा है। वानी, माइक ऑन है आपका, देख नहीं रही हैं आप? बताइए। क्लास लगे क्या करना था? करना क्या था? दिख रहे हो? कर लेनी, क्या काम था? मम्मी इधर भी। सुनिएगा कि पढ़िएगा, बताइए। यही सब दिक्कत है ऑनलाइन क्लास का, लोग नहीं ना समझते हैं, पेरेंट्स। वानी, आवाज सुनाई दे रहा है वानी आपको? राम जी सट्टा कर पैंट नहीं खबर। राम जी सट्टा इतनी गंदियां है ना बीच में, इतनी गंदियां। देख रहे हो क्या पढ़ रही होगी लड़की, सोच लो। घर कई बार समझाए हैं कि जब आप लोग क्लास में बैठिए तो माँ बाप का गेट बंद करके बैठिए पढ़ने। सब खाना पीना, जाना ना सब्जी, रोज लगा आलू रहे जाना। प्याज सब यहीं पे बात होगा। बहुत आफत है दुनिया में, देख रहे हो ना। इसीलिए ऑनलाइन क्लास सक्सेसफुल नहीं रहा। बच्चा सबको समझ में खूब आता है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन 1 घंटे टिक जाए ना तो नाम बदल दें हम। 70% से ज्यादा बच्चा, 70 नहीं 80% से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास में सो जाते हैं 1 घंटे के बाद। चाहे डजेंट मैटर टीचर के 2 दिन खूब उसको जोश में पढ़ता है, 2-3 दिन, उसके बाद वही आफत आने लगता है उस पर। नहीं तो यहीं फिर घर का दाल मुर्गी, इधर चिकन बन रहा है, जाके उसी में नमक टेस्ट करके भी आ जाता है सब, खाना क्या बन रहा है। जहां फ्लेवर उधर नाक में घुसा कि घर में खाना बन रहा है, वो भी टेस्ट करके आ जाएगा सब। मतलब समझना चाहिए कि भाई सीरियसनेस तो होनी चाहिए ना आपको। अपने सपनों के लिए ना बहुत सीरियस होना पड़ता है। नहीं सीरियस है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, इधर आइए। प्रोरेनिन पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए आपके स्टमक में ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन एडल्ट्स। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसका फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन इसका समझाते हैं। आपका जो प्रोरेनिन है ये करता क्या है हम बताते हैं। फंक्शन देखिए, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, उसका नाम है। यार ये मैसेज कौन कर रहा है? अच्छा सुनना। डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन, उसी को हम लोग कहते हैं मिल्क का कोएग्यूलेशन कराता है। चलिए डिटेल में समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं देख लेता हूँ इतनी स्पेस में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। सुनो समझाते हैं। देखो ऐसे प्रोटीन में तो तुम बहुत सारा प्रोटीन खाते हो, जैसे मीट खाते हो, मुर्गा खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, दाल खाते हो, सब प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोटीन है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटीन कौन है? तो मान लो तुम पी रहे हो दूध, और एक दूध जब पी रहे हो तो दूध में तो एक तो शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है, नाम बताइए? लैक्टोज। लैक्टोज। लेकिन दूध में मिल्क शुगर के अलावा एक प्रोटीन भी पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है
कैसीन प्रोटीन। अब छोटे बच्चे ना दूध बहुत पीते हैं, वो मदर मिल्क पे ही फीडेड रहते हैं, हम सब माँ का ही दूध पी के बड़ा हुए हैं। तो कहने का मतलब है जब छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध में होता है प्रोटीन, उसका नाम है कैसीन। उस पे ये वाला प्रोटीन, वो ये वाला एंजाइम काम करता है रेनिन। रेनिन क्या करता है, उस दूध को कन्वर्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, उस प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पैरा कैसीन में। आपके एलिमेंट्री कनाल में इनफैक्ट हर जगह पे पाया जाता है कैल्शियम। यही पैरा कैसीन कैल्शियम के साथ जुड़ के बनाता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। और जानते हैं इस कैल्शियम पैरा कैसीनेट पे फाइनली उस बच्चे में ही, उस इन्फेंट में ही काम करता है पेप्सिन, और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टॉन्स में। पेप्टॉन्स क्या है, तो ये है पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड या डाइजेस्टेड, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड या डाइजेस्टेड प्रोटीन। आप कहिएगा सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्योंकि हम समझाया ही नहीं है। देखिए होता क्या है, मान लो तुम एक तरफ से दूध पी रहे हो, दूध है लिक्विड, लिक्विड है, और तुम्हारा पूरा एलिमेंट्री कनाल पाइप है। दूध पी रहे हो, लिक्विड है, बह गया पूरे पाइप से, निकल गया, सीधा पी रहे हो निकल गया, पी रहे हो निकल गया, भाई ऐसे कैसे? और दूध में दूध पानी नहीं ना है, दूध में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे विटामिन हैं, और दूध आपके लिए जरूरी भी है। अगर वो बच्चा पी रहा है तो ऐसे अगर निकल जाएगा तो बड़ा दिक्कत है। मिल्क को रोकना पड़ेगा एलिमेंट्री कनाल में। रोकने का तरीका क्या है? सुनो, घर में जो दूध देखते हो, उसको अगर तुम चाहते हो कि लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाए, तो तुम लोग उसमें नींबू डाल देते हो। नींबू डालते हो तो फट जाता है दूध, फटता है दूध, तो दूध फटने के बाद मिल्क सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। जब आप दूध पीते हैं, और वो दूध चाहे आप बच्चे हो तो रेनिन, और अगर एडल्ट हैं तो आप में एडल्ट में यही काम, ये पहला स्टेप जो रिएक्शन है पेप्सिन करता है, पेप्सिन करता है एडल्ट में, क्योंकि रेनिन नहीं होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन है ये पेप्सिन ही करता है। अगर आप ही दूध पी रहे हैं तो सेम यही काम पेप्सिन करेगा। पेप्सिन क्या करता है, पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम के साथ मिलके वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट होता है। ये कैल्शियम पैराकैसिनेट है मिल्क सॉलिड। दूध फट गया आपके पेट में, और दूध फट गया तो दूध से क्या बन जाता है, आप कह लीजिए पनीर जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर, और वो अब आपके पेट में बहुत देर रहेगा, तो उससे न्यूट्रिएंट को लेना बहुत इजी हो जाता है। मतलब सिंपल समझिए, एलिमेंट्री कनाल में दूध का फटना जरूरी है। उसके फटने से क्या होगा, लॉन्गर स्टे होगा, दूध ज्यादा देर तक तुम्हारे एलिमेंट्री कनाल में टूटेगा, और इसी चीज को कहते हैं मिल्क कोएगुलेशन। तो छोटे बच्चों में मिल्क कोएगुलेशन में कौन मदद करता है बोलो तो, रेनिन। लेकिन अगर तुम एडल्ट हो, अगर तुम एडल्ट हो तो तुम्हारे में रेनिन एब्सेंट है, तुम्हारे में पेप्सिन ही ये काम करता है। क्लियर? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो बस यही है। जैसे मान लीजिए आप लॉन्गर स्टे जरूरी है, उसको फाड़ दिया गया, अब इधर आइए पेप्टॉन्स बन गया। अब सुनो, मान लो तुम कहोगे कि सर अब ये चीज तो हो गया मिल्क प्रोटीन की बात। अब जैसे मान लो मैंने कह ही दिया कि एडल्ट में वो एब्सेंट होता है तो उसको पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। अब इधर आइए, कह रहा है सर एक चीज बताइए, मान लीजिए हम दूध ना पी के, मिल्क प्रोटीन ना पी के मटन खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, कोई भी प्रोटीन सर खा रहे हैं, तो ये तो हुआ सर छोटे बच्चों की बात, उनमें मिल्क प्रोटीन डाइजेशन की बात हो गई कि कोएगुलेशन हो गया। लेकिन सर अगर कोई भी, जैसे तुम दाल ही खा रहे हो उसमें भी प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन खा रहे हो, तो बस कहानी शुरू हो गया जो तुम पढ़ाए थे तुमको, उस पे काम करता है। माउथ में तो डाइजेशन होता नहीं है, सबसे पहले काम करता है पेप्सिन। पीएच कितना पेप्सिन के लिए, 1.8, कन्वर्ट कर देता है उसको, जस्ट बोले थे प्रोटियोजेज एंड पेप्टॉन्स में, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, ये क्या है, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। प्रोटीन्स, ठीक। अब चाहे दूध का प्रोटीन हो या कोई भी प्रोटीन हो, वो सब का सब प्रोटियोजेज और पेप्टॉन में कन्वर्ट हो गया, बोलो तो। यस सर। अब स्टोमक के बाद वो सी नंबर जाते हैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जाएंगे या नहीं जाएंगे?
यस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सर एक होता है RENNIN और एक होता है RENIN। सुनिए, अब एक चीज याद रखिएगा, अभी अभी जो रेनिन आपने पढ़ा है ये है RENNIN वाला, दिस इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। आगे जो आप रेनिन पढ़ेंगे, एंजाइम है तो बॉडी कैविटी में रिलीज होगा, कैविटी में स्टमक में रिलीज हुआ है। दूसरा वाला है हार्मोन, और ये हम लोग पढ़ेंगे इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसको डिटेल में हम ही पढ़ाएंगे। और हार्मोन है तो दूसरा वाला कहाँ रिलीज होता होगा, ब्लड में या कैविटी में? ब्लड में। ब्लड ठीक, तो ये रिलीज होता है इन स्टमक, और ये रिलीज होता है क्योंकि हार्मोन है तो इन ब्लड रिलीज होता होगा। अब बार बार आप एग्जाम में कंफ्यूज करोगे, गारंटी है भले आप 50 बार पढ़ लो सब याद रहे, फिर भी एक बार सोच दोगे कि डबल एन था या सिंगल एन था। सुनो, बड़ा से छोटा ले जाओ, दो होता है तो देखो, जैसे रेनिन वाला में पहले वाले में देखो 3 N है, RENNIN, 3 N है, 3 के बाद 2 आता है। तुम्हारा चैप्टर भी पहले डाइजेशन आता है, तो याद रखना 3 N वाला डाइजेशन में होता है, 2 N वाला एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन चैप्टर बाद में है। 3 N वाला अगर डाइजेशन में है तो ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन में एंजाइम ही होगा, ये एंजाइम होगा। 2 N वाला आपके एक्सक्रीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है वो हार्मोन होगा। मतलब आप इसको किसी भी तरीके से एक शॉर्टकट तरीका अपने माइंड में सेट कर लीजिए जिसको यूज आप कर लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। क्योंकि फंसोगे ना, वो गारंटी है फंसोगे। जब पेपर में सामने आता है ना तो एक बार तो दिमाग जरूर कहता है कि 2 N या 1 N। समझ रहे हैं बात को? यस सर। उसके लिए तो आप उसको, जैसे डाइजेशन पहले है उसमें ज्यादा एन होंगे, बाद वाला आपका एक्सक्रीशन है उसमें कम एन होंगे, ऐसे कोई एक दिमाग में अपना ट्रिक सेट कर लीजिए। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर है, इससे पहले मैंने कई कंफ्यूजिंग पेयर पढ़ाए हैं आपको। इन्यूलिन इन्यूलिन पढ़ाया है, इंसुलिन पढ़ाया है, हिपेरिन पढ़ाया है, इरुडिन पढ़ाया है, थाइमीन पढ़ाया है, थायामीन पढ़ाया है, और अब ये नया कंफ्यूजिंग पेयर रेनिन वर्सेस रेनिन पढ़ाया है। तो कंफ्यूजिंग पेयर्स को एक जगह इकट्ठा भी करते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? सर। ठीक है। यस सर। सुनो, देखो बाइल का तो कोई रोल होता नहीं है, बाइल तो सिर्फ फैट के रोल, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। यहाँ पे सबसे पहले काम करेगा, अच्छा ये तीसरा नंबर था, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले काम करेगा किसका एक्शन होगा? पैंक्रियाटिक जूस का। बोलो। ठीक, यस एक्शन सर। ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। एक बात समझो, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली, यार रुको 1 मिनट, रुक जाना आप लोग, बस 1 मिनट रुकिए। कॉल वगैरह आ जाए ना तो डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। देखो पैंक्रियाटिक जूस पे बात करते हैं। पिछले क्लास में मैंने पैंक्रियाटिक जूस के 3 एंजाइम्स बताए थे जो प्रोटियोलाइटिक थे। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो मैंने कहा था ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। हेलो, 1 घंटे में फ्री हो जाते हैं तो कॉल बैक करते हैं तुमको, ठीक है? कोई जरूरी बात है? चलो इधर आ जाओ। सुनो, क्या कहा मैंने कि ट्रिप्सिनोजेन, याद होगा 3 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सिल पेप्टिडेज। सुनिए, इसमें ये जो ट्रिप्सिनोजेन है ये भी इनएक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। जानते हैं ये आपके ट्रिप्सिनोजेन कहाँ पे आया है? इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है पैंक्रियाज से, आता है आपके डिवोडेनम में। डिवोडेनम में आता है तो इंटेस्टाइनल जूस का एक एंजाइम है, जानते हैं कौन सा एंजाइम? इंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम बोलिए तो? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज, ध्यान रखिएगा किसका एंजाइम है? तो सक्कस इंटेरिकस का। सक्कस इंटेरिकस बोले तो आपके इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम। ठीक, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये इंटेरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है जरा बताइए तो? किसको एक्टिवेट कर रहा है? ट्रिप्सिनोजेन को। किस में एक्टिवेट कर देता है? ट्रिप्सिन। ठीक 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 ठीक, ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया। ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो अभी भी इनएक्टिव हैं। कौन दोनों इनएक्टिव हैं? तो आपको याद होना चाहिए, काइमो काइमोट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनो जेन एंड और कौन?
प्रो कार्बोक्सिपेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। कह रहा है एक बात जानते हैं सर, पहले ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद इन दोनों को एक्टिवेट करता है। ये आपके एनसीईआरटी की एक बहुत खूबसूरत लाइन है, इस तरह से बना के नहीं लिखा है, खूबसूरती है। लिखा है ट्रिप्सिनोजेन इज फर्स्टली एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज एंड आफ्टर एक्टिवेशन अपने बाकी बचे हुए एंजाइम्स को ट्रिप्सिन खुद एक्टिवेट करता है। पहले खुद एक्टिवेट होता है, और जैसे होता है ना कि मान लो तुम कहीं घुस रहे हो सिनेमा हॉल में चोरी छुपे बिना टिकट कटाए, तो पहले खुद घुस गए, फिर अपने दोनों दोस्त को भी बुला लिए। बिल्कुल उसी तरह से पहले ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, खुद एक्टिवेट होता है, और बाद में अपने बाकी बचे हुए दोस्तों को, यानी बाकी बचे हुए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को ये खुद एक्टिवेट करता है इनटू काइमो ट्रिप्सिन एंड किसमें, कार्बोक्सी। पेप्टिडेज। पेप्टिडेज। अब सारे एक्टिव हो गए, ट्रिप्सिन भी, काइमोट्रिप्सिन भी और कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी। यस सर। अरे वानी सुन रही है? वानी चौधरी, आवाज Yes, सुनाई sir. दे रही है आपको? वानी, वानी चौधरी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes, sir. अरे क्लास के टाइम में घर वालों से काहे बात करती हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले आपका माइक भी ऑन था, पूरे घर की आपकी बातें यहाँ सुनाई दे रही थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। किस दिन बच्चा सब रिकॉर्डिंग में लगा के वायरल करके मजाक भी बनाने लगेगा। सर मेरी माइक नहीं थी ऑन। आप ही की ऑन थी, वानी की ही ऑन थी ना? अभी मैंने म्यूट किया थोड़ी देर पहले। नहीं सर, मेरी अनम्यूट थी पहले भी। अनम्यूट यस थी? पहले भी सर। म्यूट थी। तो उधर बताइए जरा वानी को, वानी के घर से क्या बातें सुनाई दे रही थी? कोई है जो समझ पाए हो डोगरी? मेरे को तो समझ में नहीं आता है, क्या बातें हो रही थी उधर? अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी मदर से बात कर रही थी प्रोबेबली, और वो सारी आवाजें यहाँ सुनाई दे रही थी। माइक का थोड़ा आप लोग ख्याल रखा कीजिए। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन चीज़ों का खुद, क्योंकि क्लास भी रिकॉर्डिंग में है ना, और उससे क्लास भी डिस्टर्ब होता है, तो माइक का आप लोग ज़रूर ख्याल रखिए। और जब क्लास आप लोग अटेंड करते हैं तो कृपया करके घर वालों, देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम भी घर में देख रहे हैं, मेरी मम्मी अभी जस्ट कॉल की हुई थी, उनका भी आदत है, उनको पता है कि हम क्लास ले रहे हैं, फिर भी वो कॉल करेंगे, ऐसे देखते रहती हैं कि कहीं फ्री होगा बेटा तो थोड़ी देर बात हो जाएगा। ऐसी बात तो हम बहुत करते हैं उनसे, लेकिन फिर भी उनकी आदत होती है, घर वालों की आदत होती है, आप रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं उनको। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली कोरोना था तो सब जगह लॉकडाउन था। तो मैनेजमेंट एंड से हमें कहा गया था आप चाहे तो जम्मू में रह के क्लास ले सकते हैं या फिर अपने घर जाके भी क्लास ले सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं घर नहीं गया था, मेरे पास बैचेस थे, कम से कम 8 या 10 बैचेस मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था। मैं घर नहीं गया क्योंकि मेरे को पता था कि मैं घर जाऊंगा तो घर वाले पढ़ाने नहीं देंगे शांति से। मतलब हर आधे घंटे पे लो खा लो, इतना बोल लिए, लो ये खा लो, ये पी लो, इधर कोई बुला के ले गया कि भाई चलो इधर थोड़ा सामान लेके आओ। जो होता नहीं है, आप जब घर पे होते हो ना तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है, और ये एक बहुत बिटर ट्रूथ है। तो आप इसको रेसिस्ट कैसे करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ ये वानी के लिए नहीं है, बाकी बच्चों के लिए भी हो सकता है कई लोगों का माइक ऑफ हो, गप्पे मार रहे हैं उधर, पिज्जा मैगी चाउमीन सब खा रहे हैं, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखिए। मतलब मेरे को पता है ये, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नहीं गया घर। मैनेजमेंट एंड से जो हमारी टीम है, मेरे पास मेल आया कंपनी का, आकाश का, कि हम आप अगर जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को कोरोना भी हुआ था उस टाइम में और फैमिली में भी हुआ था, तो फैमिली सपोर्ट के लिए कि हाँ आप घर चले जाओ, वहीं से आप 4-5 महीने, 5-5 महीने मतलब ऑफर था कि आप घर पे आराम से बैठ के क्लास ले सकते हो। घर वाले कह रहे थे कि यहीं पे आ जाओ। मैंने कहा यार हर साल हमारा ये काम है पढ़ाना, बच्चों का कैरियर होता है, मतलब सोचो सैक्रिफाइसेस किस लेवल के होते हैं। मैं चाहता तो 5 महीने आराम से, घर पे ब्रॉडबैंड है मेरे, फैमिली है, ऐसे टाइम मिलता नहीं, आराम से घर पे बैठ के मैं पढ़ा रहा होता जैसे अभी पढ़ा रहे हैं आपको। लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे को पता था कि घर पे डिस्टर्बेंस होता है। आप प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाती है ना घर पे, आप एक स्टूडेंट हो, हर चीज की एक प्रोफेशनल कैरेक्टर होती है। प्रोफेशनल कैरेक्टर आप क्या समझते हो? जैसे मान लो मेरा पढ़ाने का काम है, तो बीच में मैं किसी के आने पे गप्पे नहीं करूंगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि जैसे कॉल्स वगैरह आते हैं तो चलो अगर सिर्फ एक मदर का कॉल होता है तो अटेंड करते हैं, बाकी किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि उनको बोल देते हैं अगर 2-3 बार से ज्यादा नहीं अटेंड करेंगे तो उनको लगेगा कि पता नहीं कहाँ है। तो वो बात होती है। एट द सेम टाइम आपका प्रोफेशनलिज्म, आप
आप हो स्टूडेंट, स्टूडेंट का कर्म और धर्म ये है कि एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में आप बैठिए। जब एक बार आपकी क्लास शुरू हो जाती है तो आपको एकदम डेडिकेटेड होके क्लासरूम के लिए रहना पड़ता है। ये नहीं कि उधर घर वाले आ गए, उधर पापा कुछ सब्जी लेके आ गए, मिठाई लेके आ गए, वो भी खा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और तो ऐसी तैसी कर दोगे तुम लोग पढ़ाई की। और उस इन्वायरमेंट में कैसे लड़ोगे 19 लाख बच्चों से जो क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ। जो बच्चे क्लासरूम में बैठ के इन्वायरमेंट में, जिनके बगल वाला बच्चा इतना तगड़ा कंपटीशन दे रहा है कि उसका रातों का नींद उड़ा हुआ है, रात को जब जाता है सोने तो सोचता है मेरे बगल वाले के फिजिक्स में 180 में 180 आए हैं, मेरे 100 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। उस इन्वायरमेंट को तुम चैलेंज करने के लिए कह रहे हो कि नहीं हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, और उसमें भी तुम ऐसे इन्वायरमेंट को जेनरेट कर रहे हो जहाँ पे आपको घर वालों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो। नहीं है, आप घर वालों को सीधा क्लियर कट एक लाइन कह दीजिए, नहीं आप कभी बन ही नहीं पाइएगा बेहतरीन। बेहतरीन बनने की शुरुआत खुद से करनी होती है। आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं गया घर, आज भी मेरे घर वाले मेरे से नाराज हैं कि हाँ क्यों नहीं आए। सारे फैकल्टीज जाते थे, मैं नहीं जाता था, मैं यहीं पे बैठ के आराम से क्लास लेता था। मेरे लिए ज्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट था, पढ़ाना ज्यादा जरूरी था। आपके जैसे हर साल बच्चों को का फ्यूचर बनाना जरूरी था। उनको दिक्कत होती है अगर वहां पे मैं इधर वो माइंडसेट से नहीं पढ़ा पाता। और आप सोचते हो कि नहीं घर पे बैठेंगे पढ़ेंगे और ऊपर से सारा काम भी कर लेंगे। ये दिन काटने वाला पढ़ाई नहीं कीजिए, कृपया करके दिन काटने वाला पढ़ाई नहीं कीजिए। दिन काटने वाला पढ़ाई बहुत भारी पड़ जाता है। आएंगे हम पीने थोड़ी देर बाद, हाँ वहीं पे आएंगे। इधर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, और ये सिर्फ किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, टारगेटेड कोई बात नहीं है। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर ही हैं, छोटे ही हो तुम लोग मेरे से, बहुत छोटे हो, 10 साल का गैप होगा, 10 से 12 साल का गैप होगा। तो उसके लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को बिल्ड कीजिए। आप अगर सपना देख रहे हैं बड़ा, तो उस बड़े सपने को पाने के लिए जो डेडिकेशन बच्चे करते हैं, वो डेडिकेटेड स्टूडेंट बनिए। आप नहीं बनिएगा कोई और बनेगा, कोई और क्वालिफाई करेगा। आप नहीं बनिएगा तो कोई दूसरा बैठा हुआ है ना। यहाँ ये नहीं है कि आप नहीं बन रहे हो तो किसी का कुछ बिगड़ रहा है। मेरा क्या, मेरी सैलरी आती है, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपने पैसे दिए हैं हमें पढ़ने के लिए, और उस पढ़ाई में आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर ये तो बहुत गलत है ना। फिर आप खुद को सोचो, खुद को सोचो, कल को क्या जवाब दोगे खुद को। पता है वही पेरेंट्स कल आपको कहेंगे कि तुम्हें तो हमने इन्वायरमेंट दिया था, लैपटॉप खरीद के दिया, बोले इंटरनेट लगवा दिए, पैसा दिए, फीस दिए, तुम नहीं पढ़े। तब आप उनको थोड़ी ना बोलोगे कि तुम्हारे धनिया मिर्चा का हिसाब लगा रहे थे हम बैठ के। तुम मिठाइयाँ लाते थे तो तुमसे भी बातें कर लेते थे, तुम्हारे कहने पे चाचा की शादी में चल के अटेंड भी कर लेते थे। कोई नहीं समझता है, ना ही कभी समझेगा। क्यों समझेंगे, उनका वो काम थोड़ी ना है। आपको उन्होंने पढ़ने के लिए कहा है, आप पढ़िए, प्रोफेशनलिज्म रखिए। एकदम सीधा जवाब होता है नहीं करेंगे। 3.5 घंटे या 3 घंटे की क्लास होती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दैट्स इट। यही होता है डेडिकेशन, यहीं से शुरू होता है। आप एक एग्जाम्पल बन के तो देखो। घर वालों के सामने कभी एग्जाम्पल बनने की सोचे हो? घर में छोटा भाई है, बहन है, उसके सामने जानते हो एग्जाम्पल बनना क्या होता है? कि तुम्हारी मम्मी जाके पड़ोस वाली आंटी को कह के आए मेरा बेटा तो एक बार कुंडी लगाता है, तो भाई कुंडी तभी खुलता है जब उसका पढ़ाई खत्म होता है। वैसा कैरेक्टर कभी बिल्ड करके देखे हो? पता चला बाहर जा रही है मम्मी तुम्हारी तो किसी दूसरे के बच्चे की तारीफें करके सुन के आ रही है, घर में आके तुमको देख रही है, तुम बेशरम की तरह दांत दिखा रहे हो कि हाँ हम भी पढ़ेंगे कल से। तो कैसे कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो कि पड़ोस वाली आंटी मतलब तुम्हारी मम्मी से अपने बच्चे की तारीफ करके चली जा रही है, और तुम बस ऐसे कहानियां सुनाए जा रहे हो, दिन काट रहे हो। दिन काटने वाली पढ़ाई नहीं कीजिए, कृपया करके वो नहीं कीजिए, बड़ा भारी पड़ता है वो। इधर आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि सर देखिए सर, वो जो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स थे, चाहे हमने दूध पिया था या फिर चाहे हमने कोई भी प्रोटीन खाया था, तो वो पेप्टॉन्स और प्रोट्यूजेस में बदल गए थे। कई बार कुछ छोटे छोटे भी प्रोटीन्स होते हैं। ये सब छोटे प्रोटीन्स होते हैं, छोटे शॉर्ट लेंथ, सीधा समझिए, शॉर्ट लेंथ अमाइनो एसिड प्रोटीन्स, मतलब छोटे प्रोटीन्स हैं ये, बड़े प्रोटीन्स की अब बात नहीं हो रही है। अब इन पे जानते हैं कौन काम करता है? आपका यही तीनों एंजाइम काम करता है। कौन कौन काम करता है? ट्रिप्सिन काम करता है, और कौन काम करता है? काइमो ट्रिप्सिन काम करता है, और कौन काम करता है? कार्बोक्सी पेप्टाइड डेज काम करता है। सीन ये है कि यहाँ पे जो पीएच चाहिए वो चाहिए 7.8। देखो अभी अभी बताए थे कि जब पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम काम करता है तो ये सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो तो डाईपेप्टाइड में। क्लियर है ये बात? अच्छा एक चीज समझिए, अच्छा पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स को काम करने के लिए ये अल्कलाइन पीएच चाहिए ना 7.8। अल्कलाइन पीएच है? यस ठीक है,
तो इस अल्कलाइन पीएच को देता कौन है, कैसे? सुनो, अब जैसे तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो ना ध्यान से इस चीज को। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इधर डिवोडेनम, ये तुम्हारा डिवोडेनम, ठीक, ये तुम्हारा डिवोडेनम। इधर से जो स्टोमक से फूड आता है उसको तुम कहते हो काइम। और ये फूड होता कैसा है? एसिडिक काइम होता है, बोलो तो। यस Yes, sir. अरे भाई, जो यहाँ पे एसिडिक काइम आ रहा है और यहीं पे तुम्हारा पैंक्रिएटिक जूस का भी एंजाइम निकल रहा है, यहीं पे पैंक्रिएटिक एंजाइम भी निकल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पैंक्रिएटिक जूस में कि उस एसिडिक फूड को, वो भी 1.8 पीएच वाला एसिडिक फूड होता है, क्योंकि स्टोमक में जो फूड होता है वो HCl पे रहता है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? उतना पीएच, 6 पीएच का डिफरेंस है, करीब करीब 6 पीएच का अंतर है। 6 में आप करीब करीब 6.8 के आसपास पीएच का डिफरेंस है। कैसे वो क्रिएट होता है, कैसे चेंज होगा इतना पीएच? बढ़ेगा। तो कह रहा है बढ़ेगा। सर कैसे बढ़ता है वो देखिए। जानते हैं, आपके पैंक्रिएटिक जूस में बाइकार्बोनेट पाया जाता है, आपके इंटेस्टाइनल जूस में भी पाया जाता है, आपके बाइल जूस में भी पाया जाता है। और डिवोडेनम में याद है एक ग्लैंड था, ब्रूनर ग्लैंड, वो भी अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। यस सर। यहाँ यहाँ डिवोडेनम अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट कर रहा है। इसी डिवोडेनम में पैंक्रिएटिक जूस भी आ रहा है, बाइल जूस भी आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस भी आ रहा है, उनमें बाइकार्बोनेट। सब मिलके यहाँ के इन्वायरमेंट को कैसा बनाता है? अल्कलाइन बनाता है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो ट्रिप्सिन को काम करने के लिए जो अल्कलाइन पीएच चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवाता है? Bicarbonate. बाइकार्बोनेट्स। एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत लाइन है, बिलीव मी, अब तक नहीं पूछा गया है। जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन आप परेशान होगे। कुछ देर पहले भी शायद मैं देखता हूँ डाउट सेशन में, शायद नहीं, ये नहीं क्वेश्चन आया था, कुछ और आया था। सर गॉल ब्लैडर की भी सिचुएशन इसको न्यूट्रलाइज करना है। ठीक ठीक, तो बाइल लिख तो दिए, बाइल तो लिख दिए। बाइल उधर से ही आएगा ना, गॉल ब्लैडर से ही आएगा ना। गॉल ब्लैडर कुछ अपना थोड़ी ना बनाता है, लीवर का, लीवर बाइल गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर से है। हाँ ठीक यस ठीक, इधर आइए। और ये बात इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है। ठीक, आगे आते हैं, आगे आते हैं। कह रहे सर चलिए आगे। कह रहे सर अब डाई पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया है, अब डाई पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया है, तो इस पे किसका एक्शन करवाया जाए? इंटेस्टाइनल जूस का। यस यस सर। आपको पिछले क्लास में मैंने इंटेस्टाइनल जूस का कॉम्पोजिशन पढ़ाया है। मैंने कहा था इंटेस्टाइनल जूस में डाईपेप्टिडेजेस पाए जाते हैं, याद है? यस ठीक। Yes, और sir. आपके फूड में भी अब बचा क्या हुआ है? डाई पेप्टाइड बचा हुआ है, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड। इस पे आपका इंटेस्टाइनल जूस का काम करेगा, डाई पेप्टाइडेजेस, और इनको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में। बात खत्म। कोई तकलीफ प्रोटीन के डाइजेशन में? एक चीज समझिए, एक चीज समझिए। मान लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, मान लीजिए पेप्सिन को कौन सा सेल सिक्रीट करता है स्टोमक का? बताइए तो। पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, वही चीज। Peptic cell. Yes. मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए किसी कारण से आपका वो सेल खराब हो गया। अब वो सेल जो पेप्सिन सिक्रीट कर रहा है और रेनिन भी सिक्रीट करता है, वही मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। समझ रहे हैं बात को? बोलिए तो। यस उसका इनिशियल Yes, sir. डाइजेशन करता है ना, मिल्क प्रोटीन का फर्स्ट डाइजेशन पेप्सिन से ही होता है। अब मान लीजिए मेरे सेल में, सीधा समझो, मेरे स्टमक में पेप्सिन नहीं है, और हम छोटे हैं नहीं कि रेनिन होगा, है नहीं, दोनों नहीं है। हम दूध पी रहे हैं। अब दूध पी रहे हैं तो दूध तो स्टमक में डाइजेस्ट होगा नहीं, उसका प्रोटीन। ये दूध जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपका ट्रिप्सिन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आपके मिल्क प्रोटीन को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। मतलब अगर आपका पेप्सिन नहीं सिक्रीट होगा तो मिल्क प्रोटीन को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बाकी एलिमेंट्री कनाल के जो एंजाइम्स है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक दिन बाल और नाखून खा के देखिए, बाल और नाखून खाने में वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रिप्सिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो आपकी ट्रिप्सिन जो है, सिर्फ आपकी नहीं, जिस भी एनिमल में है, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। कांट डाइजेस्ट कैसीन एंड कैरेटीन। कोई दिक्कत? नो सर। नो
जो जो प्रीडेटर एनिमल्स होते हैं जैसे शेर है, बाघ है, अब आप तो मुर्गा कटवाने जाते हो तो उसकी स्किन को हटवा देते हो, बकरा लेने जाते हो तो स्किन को हटवा देते हो, हेयर वाले स्किन को, क्योंकि आप खाते नहीं हो उसको। अब सीन ये है कि लेकिन जो ये अपना शेर है, बाघ है, उसको क्या लेना देना है, जानवर को मारा, खाना शुरू कर दिया, उसमें बाल हो कुछ भी हो सब खा जाएगा। खा जाता है लेकिन बाल तो उसकी एलिमेंट्री कनाल में भी डाइजेस्ट नहीं होता है। नहीं डाइजेस्ट होता है तो आप अगर, कई बार क्या होता है शेर और बाघ के कहीं पे भी देखिएगा, घर में लेडीज लोग बाल वाल झाड़ता है ना तो बाल का एक गुच्छा बन जाता है, बॉल बन जाता है। अब होगा क्या, उसके पेट में भी डाइजेशन तो होगा नहीं बाल वाल का, धीरे धीरे बाल का एक बॉल बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, और ये बॉल उसके इंटेस्टाइन में पैसेज को ब्लॉक कर देता है, बेचारा शेर और बाघ उसका पेट दुखने लगता है, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? यस यस सर। सर। इधर देखिए, अच्छा शेर और बाघ, तुम खून नहीं पीते हो, तुम कोई ऐसे प्रेडेटर एनिमल नहीं हो जो खून पीते हो, लेकिन शेर और बाघ लाइव एनिमल्स को पकड़ते हैं, उसका खून भी पीते हैं। खून पीते हैं तो उनके पेट में जैसे आप दूध पीते हो ब्लड जाता है, ऐसे खून पीते हैं ब्लड जाता है। अब ब्लड भी भाई एक तरह का, पानी खून ब्लड सब अलग अलग है। ब्लड एक तरह का मिनरल वाला न्यूट्रिएंट है, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब पता चला इधर से खून पी रहा है बेचारा और खून रुक ही नहीं रहा है, फटाक से आगे निकल गया, एग्जिट हो गया। मतलब अगर आप ब्लड को उसकी एलिमेंट्री कनाल में थोड़ी देर रोकोगे तभी ना उसको प्रॉपरली वो डाइजेस्ट कर पाएगा। कह रहा है रुकवा दिया जाएगा सर। ये जो ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, इसके पेट में, इसके पेट में ब्लड को कोआगुलेट करता है, और ब्लड का कोआगुलेशन होता है तो पेट में ब्लड कुछ देर रुकता है ताकि वो उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके, ब्लड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। क्लियर है ये बात? यस सर। और अगर ब्लड का कोएगुलेशन होगा तो उसकी ज्यादा देर तक रुकेगा, देयरफॉर स्टेज लॉन्गर, और ज्यादा देर रुकेगा तो देयरफॉर प्रॉपर डाइजेशन होगा। क्लियर है ये डाइजेशन। बात? यस सर। तो अब Yes, तक sir. हम लोग क्या पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन सब का डाइजेशन हमने पढ़ लिया है। लेट्स मूव, हमारे खाने में आखिरी फूड कंपोनेंट क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड। मैंने पहले ही कहा था, आप कुछ भी खाइए, खाइएगा तो सेल, चाहे प्लांट का सेल चाहे एनिमल का सेल, और अगर सेल खाइएगा तो सेल में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होगा डीएनए आरएनए। कह रहा है सर न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए आरएनए। पहले तो इधर आइए, आपको मैंने डीएनए आरएनए के बारे में एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है बोलो तो? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड्स का को। यही होता है ना न्यूक्लिक एसिड, बोलो तो पीएसबी, पीएसबी सब आपस में जुड़ा रहता है, बोलो तो यही है। यस सर। Yes, sir. चलो इसी को डाइजेस्ट करना है ना, सब बायोमोलिक्यूल से कनेक्टेड है। एक बार अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ें तो चुटकियों में डाइजेस्ट कर सकते हैं। सीधा शॉर्टकट मारते हैं यहाँ पे, सीधा जानिए न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, क्योंकि माउथ में तो एंजाइम ही नहीं है कोई, आपके स्टमक में भी नहीं है, वहां तो प्रोटियोलाइटिक है, वहां पे होता ही नहीं है, तो नो डाइजेशन, क्योंकि एंजाइम नहीं है। नो डाइजेस्ट, उस इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जरूर, इसको डाइजेस्ट करने वाले नहीं है। नो डाइजेशन इन माउथ एंड स्टमक। कह रहा है ठीक है ले चलो सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ले चलो। तो सबसे पहले इसको ले चलते हैं, इसका डाइजेशन इन, ये सब बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है। बायोमोलिक्यूल अगर आप पढ़े हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पढ़ा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है बोलिए तो ईमानदारी से? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. ऐसे यस हवा सर। Yes, sir. पढ़ाई समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा सा स्पीड हम रख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। कंटेंट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है कंटेंट में, थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं, बस आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। इसी स्पीड के साथ ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ा रहे हैं। जो हमारा GMT 5 है
उसी का ऑफलाइन वर्जन भी चल रहा है। तो सेम आप उसी के साथ साथ चल रहे हो, मैं उससे ना आगे लेके जा रहा हूँ ना पीछे लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल बराबर लेके चल रहे हैं। तो उस टोन को सेट करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा आप लोग अटेंटिव रहिए क्लासरूम में, क्योंकि क्लास में तो चलो बच्चा सामने होता है, आंखों के सामने, उसको डांट दो थोड़ा बहुत, तुम लोग ऐसे इधर बैठोगे अपने घर घर पे और जैसे तैसे पढ़ाई करोगे दिन काटने की तरह, तो ऐसे बहुत दिक्कत होती है। इधर देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। सबसे पहले देखो, बाइल जूस का तो सिर्फ रोल होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो बाइल को तो हटा ही दो, फैट के अलावा कहीं नहीं। सबसे पहले काम करेगा पैंक्रिएटिक जूस तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड पे। याद करो पैंक्रिएटिक जूस में तुम जैसे मान लो तुम न्यूक्लिक एसिड खा रहे हो, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड बोले तो, अगर मैं आपको बताऊं न्यूक्लिक एसिड बोले तो डीएनए एंड आरएनए। अच्छा, डी न्यूक्लिक एसिड बोले तो यही पीएसबी, पीएसबी ऐसे पीएसबी। अगर डीएनए होगा तो डबल स्टैंडर्ड होगा, आरएनए होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड, यही होगा ना। चलिए, अब यस सर। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हारे पैंक्रिएटिक जूस में एक बड़ा फेमस एंजाइम पाया जाता है, नाम है उसका न्यूक्लिएजेज एंजाइम। कहिएगा वाह, न्यूक्लिएजेज एंजाइम। देखिए, न्यूक्लिएजेज एंजाइम दो तरह का होता है। अगर आपने डीएनए खाया है तो जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, रमन आपने यही क्वेश्चन पूछा था, उसको डीएनएज कहते हैं। और जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है उसको आरएनएज कहते हैं। सुनिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। जो साइड में मैंने लिखा है, इन दोनों डीएनएज में क्या अंतर है, रमन बताएंगे। बताइए तो, डीएनएज पहला वाला क्या है रमन? सर फर्स्ट वाला एंजाइम है। बहुत अच्छे। और दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? मैनी डीएनए। अरे डीएनए एस लगा हुआ है तो मैनी बहुत डीएनए, सारे यस डीएनए सर। हो गए ना, लेकिन पढ़ोगे दोनों को क्या? पढ़ोगे क्या? डीएनए, डीएनए पढ़ोगे ना। जानते हो ये यस लाइन कहाँ पे है? कहाँ पे है, कोई बताएगा? सर, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के चैप्टर में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक क्वेश्चन लिखा है यस आपके सर, एनसीईआरटी में कि बताइए डीएनएज और डीएनएज में क्या अंतर है। अब बता सकते हैं यस आप? सर। यस सर। यस डीएनएज सर। इज एंजाइम व्हाइल द अदर डीएनएज, मतलब बहुत सारा डीएनए। इधर आइए, कह रहे ठीक है सर, करो डाइजेस्ट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक काम करते हैं ना, इस एंजाइम को बुलाते हैं, वो एक एक न्यूक्लियोटाइड को अलग कर देगा काट काट के, समझ रहे हो? एक एक न्यूक्लियोटाइड को अलग करेगा काट काट के, मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड को अलग करेगा। पॉली था तो उसको मोनो में कन्वर्ट कर देगा, पीएसबी बना देगा। समझ गए बात को? क्या करेगा तुम्हारा न्यूक्लियेज? बोलो। यस सर। अरे यहां से एक को निकाल के हटा यस देगा, सर। यहां से अलग करना शुरू करेगा एक एक को। इधर आइए, कह रहे ठीक है सर, आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड को एक मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करवा दिया, ले चलिए आगे इसको। आगे इस पे काम करेगा कौन? काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस का एंजाइम। इंटेस्टाइनल जूस में जब ले गए हैं तो अब आपके पास क्या है बोलिए तो? न्यूक्लियोटाइड, यानी पीएसपी। आप जाके देखिए, आपके इंटेस्टाइनल जूस की लिस्ट में एक बड़ा फेमस एंजाइम मैंने लिखा था, न्यूक्लियोटाइडेजेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को डाइजेस्ट करता है, बेस और शुगर को एक साथ रखता है, और फॉस्फेट को अलग कर देता है, फॉस्फेट को अलग कर देता है। अच्छा, बेस और शुगर एक साथ है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, इस न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पे फिर एक एंजाइम काम करता है, उसका नाम है न्यूक्लियोसाइडेजेज एंजाइम। ये एंजाइम भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फाइनली बेस और शुगर भी अलग हो जाते हैं। आपके पास एक पॉलीमर था, आपने उससे एक न्यूक्लियोटाइड अलग किया, उससे फॉस्फेट को अलग किया, फिर बेस और शुगर को भी अलग कर दिया। आपने बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों को अलग जब कर ही दिया तो इससे ज्यादा क्या आप अलग कीजिएगा? हो गया डाइजेशन पूरा। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यस। ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं है ना किसी को डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा जाए। हो गया सारे यस कार्बोहाइड्रेट सर। का डाइजेशन, ठीक। तो अब यस सर।
थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर नहीं कह सकते हैं, एनसीईआरटी के आसपास ही, एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दिए हुए, थोड़ा सा एक चीज समझाते हैं आपको, छोटा सा एक बात समझाते हैं। देखो, एक बहुत फेमस एंजाइम है, एंजाइम क्या है तुम जानते ही हो, प्रोटीनेज। किसी भी चीज के बगल में अगर एज लगा हुआ है मतलब वो क्या है जरा बताइए तो, एंजाइम। ठीक, अच्छा, तो ये किसको डाइजेस्ट करता होगा बोलिए तो? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को, ठीक 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 ठीक, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता होगा। कह रहा जानते हैं सर ये प्रोटीनेज एंजाइम दो तरह का होता है, कहिएगा दो तरह का होता है, हमको तो नहीं पता था। देखिए कैसे तरह का, दो तरह का होता है। एक होता है एक्सो पेप्टाइडेज और एक होता है इंडो पेप्टाइडेज। कह रहा है अच्छा सुनिए, इधर आइए। एक्सो में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिसका नाम अभी अभी आप देखे थे, और एक होता है एमाइनो पेप्टाइडेज। देखो बहुत छोटा सा कॉमन सेंस हम तुम लोगों का चेक करेंगे, पीछे पढ़ाए हैं प्रोटीन क्या है। ये एक चेन है जिसमें एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है कि नहीं होता है बोलो? यस सर। यही है ना यस प्रोटीन, सर। दिस इज अ प्रोटीन। चलो इसको काटना है, मान लो तुमको कैंची दे रहे हैं कि काटो बाबू, कैंची मतलब एंजाइम। सुनो, मैं सबसे पहले बुलाता हूं इंडोपेप्टिडाइजेज को। देखो ये ग्रीन वाला कैंची है, इंडो का मतलब होता है जो बीच से कहीं से काटे। देखो एक कैंची से इससे तुम बीच से कहीं से काट दिए, तुम हो गए इंडोपेप्टाइडेज, बात खत्म। कह रहा है सर मेरा मन है हम बीच से नहीं काटे, हम किनारे से काटे। अब किनारे में तुम्हारे पास दो टर्मिनल है, मान लो तुमने इसको सी टर्मिनल से काटना शुरू किया, यहां से काटना शुरू किया फ्रॉम हियर, तो तुम कौन से एंजाइम हो बोलो तो? कार्बोक्सी बहुत पेप्टाइड। अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन तुम्हारा मन है कि नहीं सर हम अमाइनो टर्मिनल से काटेंगे, तो अमाइनो टर्मिनल से काटेंगे तो ले आइए कैंची यहां से भिड़ाइए। हो गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कुछ था इसमें? यस सर। कुछ था? नो नहीं था। नो सर। अभी अभी आप पढ़े हैं कि नहीं कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज आपके पैंक्रियाटिक जूस में था? अभी अभी ना पढ़े हैं आप, था कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। इंडोपेप्टिडेज का एग्जांपल देख लीजिए, जो बीच से काटता है। जैसे तुम्हारा पेप्सिन था, बोले थे कि बड़ा सा प्रोटीन है उसको छोटे छोटे प्रोटीन के टुकड़ा में काट दे रहा है। जैसे तुम्हारा ट्रिप्सिन है, ये भी बड़े प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। जैसे तुम्हारा काइमोट्रिप्सिन है, ये सब क्या करता है, बीच से काटता है। एक है इलास्टेज जो इलास्टिक प्रोटीन को काटता है, और रेनिन है, ये सब के सब इंडोपेप्टाइडेज हैं। और कार्बोक्सी और अमाइनो पेप्टिडेज तो आप जान ही चुके हो। कोई तकलीफ किसी को? नो सर। यस ये सर। रहे, ये रहे, बीच से काटते हैं। तो शायद आप समझ चुके होंगे, ये था प्रोटीनेज। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत फेमस टॉपिक है जिसका नाम है हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी। अब हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी आपको पढ़ाते हैं, 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। बहुत फेमस टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा आपको हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी पढ़ाने में। 2 मिनट मतलब 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, पानी वानी पी लीजिए, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। डाइजेशन वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी से स्ट्रिक्टली पढ़ाए हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इससे पहले ज़्यादा पढ़ाए हैं, इसके बाद भी ज़्यादा पढ़ाएंगे। सिर्फ ये हिस्सा आपको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है, जरूरत उसी की है, क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। कुछ पूछना है? सर। हम्म, सर बोलिए। प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में वैसे फर्क क्या होता है? प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स एक ही चीज है, शॉर्ट पेप्टाइड है। नंबर का अलग होता है, किसी में थोड़ा अमाइनो एसिड ज्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। हायर क्लास में सीखोगे, समझ रहे हो बात को? लेकिन दोनों छोटे ओके सर। पेप्टाइड चेन है। ओके सर। हम लोग पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, देख लो ये पेज कितना बड़ा है। एक बड़ा ही फ्रेश टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नाम है उसका हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी।
पढ़ा जाए? तैयार हैं आप लोग? यस सर। चलिए पढ़ते हैं। देखिए यस सर। GMD 5 वाले स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए। सीन ये है कि हॉर्मोन्स ऑफ GIT आपके इस चैप्टर में NCERT में नहीं दिया हुआ है। तो आपको कहिएगा कि सर काहे पढ़ा रहे हैं, फिर ये तो गलत बात हो गया, NCERT में नहीं है। तो है आपके केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर में है। केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर में जहाँ पे आपको हॉर्मोन्स पढ़ाया गया है, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया है हॉर्मोन्स ऑफ GIT, और 4 हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ाया गया है जिनका नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपके मॉड्यूल में और भी हॉर्मोन्स होंगे, उनको आप इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन मिल जाए तो मॉड्यूल से देख के सॉल्व कर लीजिएगा। आपको एनसीईआरटी से सिर्फ 4 पढ़ने हैं, इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं। कहाँ जाके पढ़ने हैं बोलिए तो केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर में। एक एक करके सबके बारे में पढ़ाते हैं। इधर आइए। सबसे जो पहला है हमारा गैस्ट्रीन, इसके बारे में जानिए कि गैस्ट्रीन हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो आपको पढ़ाए थे, आपके स्टमक में एक खास तरह का सेल होता है, उसका नाम है जी सेल। वही कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है बोलिए तो गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रीन हार्मोन। तो ये तो फन सोर्स हो गया। कह रहे सर इसका टारगेट टारगेट कहाँ काम करता है। तो इधर देखो, जैसे मान लो, बड़े ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये स्टमक है तुम्हारा, स्टमक है, ठीक, स्टमक है। अब यहाँ पे ये जी सेल है, दिस इज जी सेल। इसने एक हार्मोन डाला ब्लड में, इसने एक हार्मोन डाला आपके ब्लड में, क्योंकि हार्मोन्स आर पुट इन ब्लड। ये ब्लड है, ठीक। ब्लड में एक हार्मोन डाल दिया। अच्छा, ब्लड में हार्मोन डाला तो ब्लड वो हार्मोन की वजह से यहाँ के सेल्स को उकसाता है। मान लीजिए तुम्हारे स्टमक में सेल्स हैं, कोई सेल HCl प्रोड्यूस कर रहा है, कहेगा प्रोड्यूस करो HCl। मान लीजिए कोई सेल म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे म्यूकस प्रोड्यूस करवाता है। मतलब जी सेल से रिलीज होता है, स्टमक से ही रिलीज होता है, और स्टमक पे ही काम करवाता है। अरे भाई फंक्शन क्या है इसका? तो आपके स्टमक के ग्लैंड्स को कहता है कि सिक्रीशन बढ़ाओ, और सिक्रीशन बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता है गैस्ट्रिक जूस बढ़ेगा? यस यस सर। सर। स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक क्या जूस। कोई तकलीफ किसी को? बोलिए। नो। अगला देखिए, अगला जो है उसका नाम जरा देखिए। नाम है इन भाई साहब का जिप। जिप बोले तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। इंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, मैंने पहले भी कहा है। गैस्ट्रॉन वर्ड यूनिवर्सली यूज होता है स्टमक के लिए। जरा इस हार्मोन के बारे में सुनिए। कह रहा है जानते हैं एक बात सर, ये हार्मोन रिलीज होता है तुम्हारे डिओडेनम से। कह रहा है डिओडेनम से रिलीज होता है, ठीक है। बताइए सर कहाँ पे काम करता है? तो चलिए बताते हैं, इधर आइए। इसको पहले मिटाइए, इधर आइए। कह रहे हैं सर कहाँ पे काम करता है, टारगेट बताइए सर। टारगेट सुनिए, टारगेट इसका है डिओडेनम बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन, काम करता है स्टमक पे जाके, स्टमक पे काम करता है। अच्छा क्या काम करता है, फंक्शन सुनिए। तो स्टमक से कहता है कि भाई तुम अपना सिक्रीशन बंद कर दो, भाई अपना सिक्रीशन बंद कर दो। मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इनहिबिट सुनते रहिएगा क्यों करता है वो भी बताते हैं। इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। कह रहा है ऐसा काहे करता है सर, ये बताइए जरा। नाम देखिए, नाम है इसका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन कर क्या रहा है बोलो तो, कर क्या रहा है? हम्म, बोलो। इनहिबिट। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम कर रहा है और मोटिलिटी को कम कर रहा है। यस सर। देखो यस सर। ये यस सर। गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी। और ये प्रोटीनीसियस हार्मोन है, प्रोटीनीसियस हार्मोन है, पेप्टाइड वाला हार्मोन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करे और पेप्टाइड वाला हार्मोन है। इसका दूसरा नाम है इंटेरोगैस्ट्रॉन। निकलता इंटेस्टाइन से है, काम स्टोमक पे करता है, इसीलिए क्या है बोलिए तो इंटेरो। गैस्ट्रॉन। गैस्ट्रॉन। जानते हैं कब गैस्ट्रॉन। निकलता है? जानते हैं कब निकलता है? जब रिलीजेस व्हेन काइम हैव फैट। कह रहा है इधर देखिए ध्यान से, फोटो पे समझते हैं इसको, फोटो बना के। कह रहा है जब, जैसे मान लीजिए सर ये स्टमक है, ठीक, ये स्टमक है और इधर हमारा डिओडेनम है।
मान लीजिए आपने खूब सारा चर्बी वाला खाना खाया है, तो आपका ये जो काइम होगा ये फैटी होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैट आएगा आपके स्टमक में, डिवोडेनम में आपके फैट वाला फूड आएगा। अब फैट वाला फूड आएगा तो देखो, फैट वाला जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, और फैट का डाइजेशन तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू होता है। मान लो अभी फैट आया था, पहला राउंड फैट आया, फर्स्ट राउंड अभी आया यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेचारा स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको डाइजेस्ट कर ही रहा था, तब तक तुम्हारा स्टमक फिर दूसरी बार टक से फैट फेंक दिया सेकेंड टाइम। अब अगला वाला खिसक जाएगा, अभी उसका प्रॉपर डाइजेशन हुआ ही नहीं था। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए वक्त चाहिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। तो तुम्हारा खाने में तुम्हारे स्टमक से जैसे ही फैट वाला फूड डिओडेनम में उतरता है, डिओडेनम कहता है रुक जा भाई, तू ऊपर थोड़ा रुक जा, पहले इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर भेजना। तो जब इसको डाइजेस्ट कर लेता है फिर दूसरी बार आता है, समझ रहे हैं बात को? इसीलिए जब डिओडेनम में फैटी फूड आता है तो ऊपर स्टमक को कहता है कि अपना सिक्रीशन और मोबिलिटी भी कम करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फैट आ चुका है, मेरे को डाइजेस्ट कर लेने दो पहले। बात समझ में आया? यस सर। इधर आइए, अरे सबको समझ में आया बोलो? यस सर। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन के बारे में जानो। सिक्रेटिन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है दुनिया में, पहला डिस्कवर्ड हार्मोन है। एनसीईआरटी की ही बात पढ़ा रहे हैं, कह रहा है बताइए सर इसका सोर्स कहाँ से निकलता है सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन के जब सोर्स पे आइएगा तो ये निकलता है सिक्रेटिन आपके डिओडेनम से। कहिएगा सर टारगेट बता दो सर कहाँ काम करता है। आइए इसका टारगेट देखते हैं। करेक्ट, टारगेट इसका है एक नहीं, इसके टारगेट में आपका पैंक्रियाज आता है, आपका लिवर आता है और आपका स्टमक आता है। कह रहे तीन तीन जगह ये काम करता है। तो फंक्शन पहले बताइए सर, देखो समझाते हैं। इसका फंक्शन है कि पैंक्रियाज से कहता है कि भाई थोड़ा बाइकार्बोनेट बढ़ा दो अपने जूस में, लिवर से कहता है भाई थोड़ा बाइल भी बढ़ा दो, और स्टमक को कहता है तुम शांत रहो। मतलब इसका फंक्शन है रिलीजेस, हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है, रिलीजेस बाइकार्बोनेट इन पैंक्रिएटिक जूस। दूसरा मैंने बोला इंक्रीजेस बाइल सिक्रीशन। तीसरा डिक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सुनो इधर देखो समझाते हैं, इधर देखो। तुम्हारे स्टमक से ध्यान देना, तो थोड़ा जवाब तुम ही लोग दोगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्टमक है, स्टमक में तो एसिड है, बोलो तो एसिड है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. यस सर। एसिड है, ठीक एसिड है। इधर गॉल ब्लैडर भी बनाने दो हमको, इधर गॉल ब्लैडर बनाने दो। देखो स्टमक में एसिड है और इधर पत्ता जैसा पैंक्रियाज भी बनाने दो। देखो मान लो तुम्हारा स्टमक बहुत ज्यादा एसिडिक फूड फेंक रहा है, बहुत ज्यादा एसिडिक। अब एसिड अगर ज्यादा फेंका है तो काइम एसिडिक है, पूरा डिओडेनम एसिडिक हो गया, पूरा डिओडेनम एसिडिक हो गया। डिओडेनम कहेगा हमको तो ये काम ही नहीं करने देगा भाई, हमको तो अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो डिओडेनम कहता है रुको कुछ करते हैं। तुम्हारे डिओडेनम से यहां से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है बोलो तो डिओडेनम से? क्रिएटिन। सिक्रेटिन। और डिओडेनम का इन्वायरमेंट कैसा हुआ है बोलो तो, कैसा इन्वायरमेंट हो गया है? एसिडिक ना, अभी अभी पढ़ाए हैं। यस सर। एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, कौन न्यूट्रलाइज करेगा? Secretary. बाइकार्बोनेट। कौन न्यूट्रलाइज करेगा? बाइकार्बोनेट। और वो बाइकार्बोनेट बोले थे पैंक्रिएटिक जूस में और बाइल जूस में था, बोलो तो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तुमको नहीं लग रहा है ये जाके लिवर को कहता होगा कि भाई थोड़ा बाइल बनाओ, पैंक्रियाज को कहता होगा भाई तुम थोड़ा बाइकार्बोनेट फेंको, बहुत मीडियम एसिडिक हो गया है, थोड़ा उसका न्यूट्रलाइज होगा। स्टमक को कहता होगा कि भाई तू शांत हो जा, थोड़ा कम सिक्रीशन कर, बहुत एसिड आ चुका है, बोलो तो ऐसा ही बात होगा ना? ऐसा ही होगा ना? यस सर। तो मतलब Yes, sir. रिलीज कब होगा डिओडेनम से? कब रिलीज होगा? जब तुम्हारे काइम में क्या होगा? Acidic food. बहुत बढ़िया, रिलीजेस व्हेन। काम देख के इसका नहीं मतलब पता चल रहा है, काम देख के ही ना मतलब क्रैक कर रहे हैं हम। ठीक, आ जाइए कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन में। सीसी के पीजेड पे चले आते हैं। सीसी के पीजेड का सोर्स देखते हैं, सोर्स भाई का देखते हैं, सोर्स देखते हैं। बहुत देखो सिंपल चीजें हैं, एकदम सिंपल, बस तुमको सोचना है, जो बता रहे हैं बस उससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोर्स है इसका स्मॉल
इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्या टारगेट बताओ सर, ये सब काम हम छोड़ो, टारगेट, टारगेट देखिए, टारगेट ये काम करता है भाई अपना गॉल ब्लैडर पे एंड पैंक्रियास पे, पैंक्रियास। ठीक। कह रहा है सर फंक्शन बताओ, फंक्शन देख के ही हम लोगों को कुछ समझ में आएगा। अच्छा सबको तुम डिकोड कर लोगे ना कौन किसका फंक्शन है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैस हो गया है, पता चल जाएगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में क्या रहता है बताओ तो, गॉल ब्लैडर में क्या रहता है बोलो। सर बाइल। बाइल रहता है। बाइल। अगर गॉल बाइल। Goyle. दबाएंगे, गॉल ब्लैडर को दबाएंगे तो बाइल निकलेगा, तो ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर टू रिलीज, टू रिलीज बाइल, ठीक है, बाइल निकलवा दिया। दूसरा काम इसका होता है स्टिमुलेट, पैंक्रियाज को कहता है स्टिमुलेट पैनक्रियाज टू प्रोड्यूस पैंक्रिएटिक एंजाइम्स। अच्छा जरा सोचो, सोच के देखो, इसने गॉल ब्लैडर से बाइल निकलवाया है। अच्छा बाइल काहे निकलवाएगा, बाइल का क्या काम है जरा बताओ, बाइल का क्या काम है सोचो तो, बाइल का क्या काम। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट, फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सही कह रहे हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कह रहा है आप खा लिए हैं बकरा, बकरा का खूब सारा तेल खा लिए हैं, बकरे का तेल खाए हैं, तो आपके खाने में यहाँ पे खूब आया है फैट, ऊपर से इसी फैट को एक खास नाम दिया जाता है, मान लीजिए फैटी काइम है, फैटी काइम है। जब काइम फैटी आता है ना तो दो हार्मोन निकलता है, एक जस्ट पढ़ाए हैं, एक जस्ट पढ़ाए हैं जीआईपी निकलता है, और दूसरा निकलता है सीसी के पीजेड। फैट को अगर डाइजेस्ट करना है, फैट को अगर डाइजेस्ट करना है तो इधर गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहां से निकलेगा बाइल, इधर से पैंक्रियाज को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो निकलता है पैंक्रिएटिक जूस, और सब इस फैट के साथ मिलके इस फैट को डाइजेस्ट करता है। अरे भाई एक सिंपल सा लॉजिक है, बाइल अगर निकलवा रहा है मतलब खाने में ज्यादा क्या होगा बोलो तो, क्या ज्यादा होगा, फैट। Fat. बस फैट ज्यादा होने पे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो इंटेरोगेस्ट्रॉन निकलता है और दूसरा सीसी के पीजेड, ये गॉल ब्लैडर से बाइल निकलवाता है कि दो भाई बाइल दो, और पैंक्रिएटिक जूस को भी कहता है तुम भी लाइपेज दो भाई, तुम्हारे पास भी लाइपेज है तभी तो हम इसको पचाएंगे, वरना कैसे पचा पाएंगे। कह रहा है ये तब रिलीज करता है व्हेन फूड हैव फैट। अच्छा फैटी फूड को ही एक खास नाम दिया गया है, कोलोगोगियस सबस्टांस, व्हेन फूड हैव फैट और कोलो, बहुत स्टैंडर्ड टर्म है, बहुत रेयर आपको मिलेगा कोलोगेगियस सबस्टांस, कि अगर तुम्हारे खाने में कोलोगोगियस सबस्टांस है तो कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलेंगे। ठीक है कोई तकलीफ, सबका फंक्शन कब निकलेगा, सब कहानी समझ में आया बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। और जो बाकी हॉर्मोन्स हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं, आप मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा। क्यों मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत आपके नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 पूछे जाएंगे जितना पढ़ाए हैं, इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। कोई तकलीफ। नो नो सर। नो सर। यस चलो सर। हो सकता है आपको लगे कि सर क्यों नहीं ज्यादा पढ़ाया, नहीं ये ठीक है, इतना 4 काफी है। तो एक बार इस पे नजर दौड़ाइए, फिर अगले 15 मिनट में एक और बेहतरीन टॉपिक आपको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, टाइम हमारे पास है तो एक और बेहतरीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एक बार नजर दौड़ा लीजिए, मन में कोई सवाल है तो बेशक पूछिए। यही 4 पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में, यही 4 हैं, सारी बातें बता दी हैं जो एनसीईआरटी में है। उसके सबसे एक्सट्रीम लेवल के भी क्वेश्चंस बता दिए। कब रिलीज होगा ये तुमको थोड़ा सा सोचना है, और वहीं सोचे हो तो तुमको जवाब मिला है। हालांकि ये चीज पूछे, मतलब ये चीज लिखा नहीं हुआ है आपकी किताब में, लेकिन आपको सोचना है कि भाई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा, तो सोचेंगे तो यही ना जवाब मिलेगा, बोलिए। यस सर। तो कब वाला क्वेश्चन शायद ही पूछे, लेकिन अगर पूछ देगा, पूछेगा कहीं ना कहीं तो जरूर पूछेगा, तभी पढ़ाए हैं आपको। चलिए अब पेज हमको स्विच करना पड़ेगा, हालांकि इस पेज में जगह है, लेकिन जो हमको पढ़ाना है उसके लिए पूरा एक पेज चाहिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक बड़ा ही फ्रेश टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, नाम है उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट।
15 मिनट का ही टॉपिक है, समझाते हैं। पहले आपको इधर ले चलते हैं, पेज पे नीचे शिफ्ट करके। पहले एब्जॉर्प्शन है क्या, इधर देखो। जैसे मान लो ये तुम्हारा एलिमेंट्री कनाल था, इधर स्टमक था, इधर एलिमेंट्री कनाल था, इसको बड़ा बनाते हैं। मान लो कुछ तुम खाए थे, जैसे सपोज कर लो कुछ भी तुमने खाया था, मान लो स्टार्च ही खाए थे, तो पच वच के स्टार्च अल्टीमेटली पच वच के क्या बन जाएगा बोलो तो ग्लूकोज ही बनेगा ना। ग्लूकोज Yes, sir. बनेगा। अच्छा, तुम्हारे इंटेस्टाइन में, बड़े ध्यान से समझो, तुम्हारे इंटेस्टाइन में बड़े इंटरेस्टिंग से सेल्स हैं जिनके ऊपर माइक्रोविलाई पाया जाता है ना, और इस ग्लूकोज को इस माइक्रोविलाई वाले सेल में एब्जॉर्ब किया जाएगा, बोलो तो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? Yes, हैं? sir. मतलब तुम्हारे इस इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से, ये जो खाली जगह है, कैविटी है, इसको इंटेस्टाइनल ल्यूमेन कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो तो। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से 21 सेल में लाया गया है, इंटेरोसाइट में Enterocyte. लाया गया है। अच्छा, अब Yes, sir. अब यहां से एक बार फिर एब्जॉर्ब करके, अभी खाना सेल को जरूरत है कि तुम्हारे ब्लड में डालने की जरूरत है, यहां से उठा के फिर ब्लड में डाला जाएगा, बोलो तो। Yes, sir. तो दो बार एब्जॉर्प्शन हुआ है, एक बार ल्यूमेन से उठा के सेल्स में, आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स में, इंटेरोसाइट में, और इंटेरोसाइट से उठा के अल्टीमेटली आपके ब्लड में या फिर आपके लिम्फ में डाला जाता है। इसी कहानी को आपको हम एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाते हैं। एनसीईआरटी में चीजों को इतना रफली लिखा हुआ है, इतना रफली लिखा हुआ है कि शायद ही आप उसको डिकोड कर पाओ। तो एनसीईआरटी को ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। ना प्रीवियस ईयर लगेगा, ना अभी के क्वेश्चंस लगेंगे, ना एफटी का, ना एआईटीएस का, ना आगे आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, लेकिन उसकी डिकोडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। मतलब जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, बस उसको फ्रेमिंग करेंगे एनसीईआरटी के थ्योरी के अकॉर्डिंग। नहीं करेंगे तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं मेरे पास। मेरे पास क्या मतलब, आपको पढ़ाने के लिए डिटेल हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। तो हम जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी होगा, लेकिन उसकी फ्रेमिंग होगी, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा। आपको बातें समझ में आएंगी कि कैसे उसको अप्लाई करना है, बताते हैं, समझाते हैं हम आपको। मैं सोच रहा हूं कि पहले इसका एक काम करते हैं, चलो पढ़ाते हैं, चलो इसका फिगर ही बनाते हैं पहले, उसके बाद ही आपको हम ऊपर लिख देंगे। लैंग्वेज अभी लिखेंगे, लैंग्वेज बिना लिखे काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। पहले तुमको समझाते हैं, देखो इधर देखो। जैसे मान लो आपके सामने मैं ना क्या करता हूं यहाँ पे। अच्छा, सारे फूड का एब्जॉर्प्शन ब्लड में ही नहीं होता है, मैंने पहले बता के रखा है, कई सारी चीजों को कहाँ डालना पड़ता है, लिम्फ में भी डालना पड़ता है। ठीक, इधर देखो, ये ब्लड कैपिलरी। ठीक, मान लो मैं, मेरा मन है थोड़ा सा आपके लिए कि एक लिम्फ का कैपिलरी भी बनाऊं। ठीक, अभी सुनते चलिएगा, आपके आप जो पढ़ा रहे हैं इससे आपका एनसीईआरटी बिल्कुल गारंटेड है क्लियर हो जाएगा। ये है आपकी ब्लड की कैपिलरी, और ये है आपका लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, व्हाइट कलर का है, व्हाइट से ही लिखते हैं। और ये ब्लड और लिम्फ के कैपिलरी याद है कहाँ पे प्रेजेंट थे, विलाई में प्रेजेंट थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे पीछे, बोलो। यस सर। तो फोटो तो Yes, तुम sir. समझ ही रहे हो। अच्छा, इन्हीं के ऊपर तुम्हारे कुछ सेल्स थे बड़े बेहतरीन, चलो उन सेल्स को बनाते हैं, उन सेल्स को बनाते हैं ऐसे, माइक्रोविलाई वाले, माइक्रोविलाई वाले सेल्स ऐसे बांट दीजिए इनको। मान लीजिए ऐसे बांट दिया आपने सेल्स को, कई सेल्स आपने बना दिए। बड़े आराम से हम लोग समझेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, बस हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हमें एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका परम ज्ञान है। उसको छोड़ के आप दुनिया भर का ज्ञान ले लीजिए, पता चला एनसीईआरटी ही नहीं समझ में आ रहा है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल, इसके ऊपर जो जगह है उसको क्या कह रहे हो, इसके ऊपर जो जगह है उसको क्या कह रहे हो, इंटेस्टाइन का ल्यूमेन कहोगे, इधर ऊपर वाला जगह बोलो। यस सर। Yes, sir. वहीं से ना खाना को उठाओगे, अगर डालोगे इंटेरोसाइट में, और फिर अल्टीमेटली इनटू ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, पढ़ा जाए। खाने में तुम खाते क्या हो, वही चीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। हमें ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का ही पढ़ना है, ज्यादा तामझाम ना करते हुए आपको पढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है, कुछ ही चीजों का, जो एनसीईआरटी जितना आपको पढ़ाए हुए उतना ही पढ़ाएंगे, सबका नहीं पढ़ाएंगे।
जितनी चीज का यूज एनसीईआरटी किया है उतना ही का पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में एनसीईआरटी 3 कार्बोहाइड्रेट का चर्चा किए हुए है। एक चर्चा किए हुए है ग्लूकोज का, एक चर्चा किए हुए है, सुनते चलिएगा, गैलेक्टोज का, और एक चर्चा किए हुए है फ्रक्टोज का। ठीक है, इधर आइए। कह रहा है कि सर जानते हैं जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये जो माइक्रोविलाई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। कह रहा है सर जानते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये माइक्रोविलाई वाला जो सेल है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की सर खासियत ये है, ये देखिए, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अच्छा सर, इस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की खासियत ये है कि ये कंज्यूम करता है एटीपी, ये कंज्यूम करता है एटीपी, मतलब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता होगा तभी तो एटीपी कंज्यूम करता है, बोलिए तो। यस सर। यस और इसमें 2 जगह मैंने बनाए हैं, इसके पास 2 लोडिंग साइट होते हैं, हैव 2 लोडिंग साइट। अभी देखते चलिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 लोडिंग साइट होते हैं। कह रहा है अच्छा 2 लोडिंग साइट हैं, तो बताइए सर इन लोडिंग साइट पे क्या बैठेगा, ये जो 2 खाली जगह उस पे क्या बैठेगा। कह रहा है बिठाते हैं। देखो इन लोडिंग साइट पे एक जगह तो फिक्स होता है सोडियम के लिए, एक जगह फिक्स होता है सोडियम के लिए, और जो दूसरा जगह है उस पे या तो ग्लूकोज बैठता है या फिर गैलेक्टोज बैठता है, दोनों में कंपटीशन होता है। तो इसकी जो 2 लोडिंग साइट हैं उन पे एक पे कौन बैठ रहा है बोलो तो, सोडियम दूसरे पे ग्लूकोज या फिर, गैलेक्टोज अच्छा, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बैठ जाते हैं, मान लीजिए हम ग्लूकोज को ऐसे ये स्टार से ऐसे ट्रायंगल से दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल से दिखा रहे हैं, और इसको भी ट्रायंगल से दिखा रहे हैं सबको, ये दोनों बैठ गए इस पे आके, कोई कोई 2 बैठा, या तो सोडियम ग्लूकोज, सोडियम गैलेक्टोज, कोई 2 बैठ गया। बैठने के बाद एटीपी कंज्यूम करता है, एटीपी कंज्यूम करने के बाद एनर्जी मिला है तो रोटेट कर जाता है 180 डिग्री पे, रोटेट बाई 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री पे रोटेट करेगा, ऊपर है, 90 डिग्री जाएगा तो सामने हो जाएगा और 90 डिग्री जाएगा तो नीचे हो जाएगा, दोनों को अंदर पहुंचा देता है। तो ये ट्रायंगल कहां पहुंच जाएगा जरा बताइए तो, ये 3 कहां पहुंच जाएंगे, अंदर पहुंच जाएंगे, बोलिए तो। यस सर अंदर पहुंच गया। अब सुनिए, मतलब आपका ग्लूकोज या गैलेक्टोज और सोडियम अंदर पहुंच गया है। ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है बाबू एटीपी कंज्यूम करके हुआ है। कह रहा है दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो लिखा होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज अलोंग विथ सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हम लिखेंगे एनसीईआरटी के लाइंस को भी लिखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया बोलो तो। यस सर यस अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से इस ग्लूकोज गैलेक्टोज या सोडियम को अल्टीमेटली ब्लड में डाला जाता है, और जानते हैं कैसे डाला जाता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन करवा के। ये बात समझ में आया सबको? हाँ? यस सुनो, अब जाओगे ना एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा होगा ग्लूकोज का एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन भी होता है। कहोगे सर क्या क्या होता है, तो कहां से उठाया जा रहा है डिपेंड उस पे करेगा। ल्यूमेन से सेल में एक्टिव हो रहा है और सेल से ब्लड में फैसिलिटेट हो रहा है। समझ में आया बोलिए तो। इधर आइए। कह रहा सर ये फ्रक्टोज वाला का नहीं समझा है सर, फ्रक्टोज वाला का समझाइए। कह रहा देखो फ्रक्टोज वाला को मान लो तुम हमें स्टार बना दिए। कह रहा सर जानते हैं एक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाता है इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है सर वो एटीपी कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और मैं कह रहा हूं कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एटीपी कंज्यूम नहीं कर रहा है। सब सब जब लैंग्वेज लिखेंगे ना तो आपके सामने एनसीईआरटी के लाइंस झलक दिखाई देंगे और कहोगे यही चीज तो एनसीईआरटी लिखा था। तो पहले इसको देखो, डू नॉट, अभी जो समझा रहे हैं जितना समझा रहे हैं बस उतना देखो, डू नॉट कंज्यूम एटीपी। अच्छा एटीपी जब कोई मेम्ब्रेन कंज्यूम नहीं करता है तो इसको हम लोग सिर्फ मेम्ब्रेन प्रोटीन कह लेते हैं। इसको मान लो कि कह रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला प्रोटीन है और एटीपी कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर एटीपी नहीं कंज्यूम कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा ये सिंपली इसके थ्रू पास कर जाएगा, सिंपली इसके थ्रू पास कर जाएगा। स्टार अंदर आ गया, स्टार अंदर आ गया, और यहां से
अच्छा, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन ही है एक तरह का, मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू अगर आता जाता है तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन ही है, यहां से इसका फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन? देखो तो। हो रहा है ना फैसिलिटेट डिफ्यूजन? अब आ जाओ, अब आ जाओ इधर देखो। मान लो तुम प्रोटीन खा रहे हो। अच्छा, प्रोटीन खाओगे, बड़े ध्यान से समझना, प्रोटीन खाने का मतलब ये है, प्रोटीन खाने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली तुमको क्या मिला होगा? अमाइनो। हम लैंग्वेज लिखेंगे तो अब तुमको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अमाइनो एसिड, समझ रहे हो बात को? अच्छा, इधर आ जाओ। अमाइनो एसिड कह रहा है सर, अमाइनो एसिड खाए हैं, फिर से वही वाला चैनल, इधर देखिए, फिर से यही वाला चैनल। एक पे आके लोड होता है आपका अमाइनो एसिड, दूसरे पे लोड होता है सोडियम, दूसरे पे लोड होता है सोडियम। ये अपना भाई जो है मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक, मेम्ब्रेन प्रोटीन है। फिर से ये 180 डिग्री पे रोटेट करता है और ये सब आ जाते हैं, मान लीजिए इसको आप सर्कल से दिखाए हैं तो ये अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद सिंपली इनको डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में डाल दिया जाता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। अब ना आपको फैट का डाइजेशन पढ़ाएंगे, तो फैट के डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। इसलिए जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं पहले तो वो देखिए, जो लिखने जा रहे हैं आपने, जो नीचे लिखा है ना, जो नीचे देखा है उसको हम लिखते हैं। अच्छा, लिख दें या फिर छोड़ दें? टाइम हो गया है तो लिख दें। यस लिख दो सर। सर। हाँ लिखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा लिखने में, फिर लिखने में टाइम लगेगा। चलो लिखते हैं। तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो 15 मिनट है ना तुम लोगों का। चलो लिखते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। अब प्योर एनसीईआरटी लिखेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। ट्विस्ट ये रहेगा कि अब आपको समझ में आएगा। देखो, एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होगा, एक तो पैसिव होगा, आपको पता है, और एक होगा एक्टिव। अच्छा, एक्टिव और पैसिव कहने का मतलब ये है कि एक्टिव में तो एटीपी का यूज नहीं, पैसिव में एटीपी का यूज नहीं होता है, नो यूज ऑफ एटीपी, लेकिन एक्टिव में होगा 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 होगा। अच्छा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा हाई टू लो होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जबकि आप जब एनर्जी खर्च करके काम करते हो तो अगेंस्ट भी हो जाएगा, यस सर। अकर्स अगेंस्ट। बस 2 मिनट हम लेंगे, बस देख लो क्योंकि क्वेश्चंस इससे मिलेंगे, भागना कहां, भाग के चले जाओगे, बस 2 मिनट हम लेंगे। अकर्स अगेंस्ट दी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कह रहा है कि सर ये बताओ, ये बताओ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के तुम लोग टाइप पढ़े हो, 3 टाइप होते हैं। एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन, और एक होता है, बोलो तो कौन सा होता है? फैसिलिटेट होता है ना। इधर आ, ऑस्मोसिस देखो, ऑस्मोसिस वर्ड यूनिवर्सली यूज होता है पानी के लिए। पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? बोलो। ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस सिर्फ पानी के लिए। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन तुम्हारा एनसीईआरटी क्या लिखता है? तुम्हारा एनसीईआरटी लिखता है थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखते चलिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिखता है तुम्हारा एनसीईआरटी, ग्लूकोज, थोड़ा सा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बस यहां पे बारीकियां हैं, बस देखिए, एंड Cl माइनस, डिफ्यूजन के थ्रू जाते हैं। फैसिलिटेट, ये नहीं बता रहा है कहां से कहां जाते हैं, बस लिख दिया जाते हैं। अब ये नहीं पता है कि ल्यूमेन से आपके सेल में जा रहा है या सेल से ब्लड में जा रहा है, ये नहीं बताया, बस लिखा है, उसको हम डिकोड करेंगे। इधर आइए, आते हैं फैसिलिटेट में। फैसिलिटेट में कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ, फिर से ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फ्रक्टोज। अच्छा, जो फ्रक्टोज का हुआ है अकर्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, एनसीईआरटी की लाइन, कैरियर प्रोटीन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ
Na+। जरा देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, हम समझाते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ग्लूकोज का अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो तीनों तरीके से होता है, डिफ्यूजन से भी, फैसिलिटेट से भी और एक्टिवली भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में हो ग्लूकोज इसी तरह क्वेश्चन आएगा, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और क्लोरीन, तो आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा सिंपल डिफ्यूजन। अगर क्वेश्चन में हो ग्लूकोज अमाइनो एसिड और ऑड जो है वो फ्रक्टोज होगा, अगर फ्रक्टोज होगा तो टिक कीजिएगा कि फैसिलिटेट से होता है। अभी फ्रक्टोज का आप देखें, देखिए वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जा रहा है, बिना एटीपी के जा रहा है, बिना सोडियम के जा रहा है, वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन था। कह रहा है कि सर एक्टिव में बताओ, एक्टिव में आ जाइए इधर, एक्टिव में, एक्टिव में आते हैं। कह रहा है एक्टिव में थोड़ी सी कहानी है। एक्टिव में अगर जब क्वेश्चन पूछेगा तो फिर से देखिए मैं लिख रहा हूं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अभी अभी आप देखे हैं अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड एंड Na+। और आपको पता है कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज का अलोंग विथ सोडियम, अमाइनो एसिड का अलोंग विथ सोडियम ट्रांसपोर्ट हो रहा था। यस सर। यस सर। सुनो, Yes, sir. अगर एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर मिल जाए ग्लूकोज अमाइनो एसिड क्लोरीन सिंपल डिफ्यूजन, ग्लूकोज अमाइनो एसिड फ्रक्टोज फैसिलिटेट, एफ मिल जाए फैसिलिटेट, ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सोडियम दिख जाए, तो सोडियम दिखते ही क्या टिक करोगे बोलो तो? एक्टिव। अगर Active. गैलेक्टोज, Active. गैलेक्टोज अमाइनो एसिड और सोडियम दिख जाए तो क्या टिक करोगे? एक्टिव। बस। एक्टिव। Active. अब जाओ इस पे क्वेश्चन ढूंढ के करो, मेरी गारंटी है तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी है। तुम किसी भी बुक का उठा के बना लो अपने लेवल का, इस कॉन्सेप्ट के बाद बन जाएगा। बस ये एनसीईआरटी के लाइंस थे। हाँ, एक गलत क्वेश्चन है 2009 में पूछा हुआ है, उसका आंसर गलत होगा, नीट में पूछा गया है। फिलहाल तो आप जा सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा लिख के उसी बात को। आप जाइए, इस पे और डिटेल अगले क्लास में समझाएंगे। जा सकते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है, मैं लिख के अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू ऑल। जा सकते हैं आप लोग, हम पीडीएफ लिख के भेज देते हैं, अपलोड कर देंगे। हम सब अगले क्लास में भी थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है तो बेकार का छेड़ने से कोई मतलब नहीं है। जाइए आप लोग, समझाएंगे। अभी जो बताए हैं उस पर क्वेश्चन ढूंढ के कीजिए आप लोग। ओके सर, थैंक यू।